हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भगत सिंह के एक और पत्र को पढ़ेंगे और यह पत्र उन्होंने अछूतों के संदर्भ में लिखा है कि भारत में अछूतों की क्या समस्याएं हैं, उन्हें मानव नहीं समझा जा रहा है, वो जानवर से उनकी स्थिति ज्यादा बदतर है। और पत्र के अंतिम में यह भी समझाया भगत सिंह ने कि अगर अछूतों को अपनी समस्या से बाहर आना है तो उन्हें क्या उपाय करना है, उन्हें किस तरह से क्रांति लेकर आगे बढ़ना है कि वो एक इस समस्या से बाहर एक मानव की तरह जिंदगी जी पाए। और जिन्हें हम अछूत कर रहे हैं वो अनुसूचित जाति को कर सकते हैं। और अगर प्राचीन समय से बात करें तो इनके साथ काफी ज्यादा जातियां होती आई है। जैसे कि जो वर्ग बांटा हुआ था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्रों को इसलिए रखा गया था कि आप इन अपर कास्ट की सेवा कीजिए। और जब लगने लगा कि जो शूद्र हैं वो कहीं विद्रोह कर सकते हैं तो अपर कास्ट द्वारा यह समझाया गया, खासकर ब्राह्मणों द्वारा, कि आपका जन्म इसीलिए हुआ कि आप इन लोगों को सेवा कीजिए और आपका पिछले जन्म का मतलब पाप है और अभी ऐसा कीजिएगा तो अगले जन्म को अच्छा स्थान मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इस तरह से बातों में इन्हें उलझा दिया गया और इन्हें पढ़ने लिखने कोई अधिकार नहीं था। साथ में व्यवस्था ऐसा किया गया था कि अगर कोई शूद्र मंत्रों या वेदों का उच्चारण कर लेता है तो उसे जीवा काट दी जाएगी। अगर यह कानून से सुन लेता है तो शीशा पिला के कानून में डाल दिया जाएगा। तो सोच सकते हैं कितना अमानवीय व्यवहार मतलब इन लोगों से किया जाता होगा। और इसी में हम लोग देखते हैं कि बहुत समाज सुधारक ही पैदा हुए जो समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। जैसे देख सकते हैं गांधी जी को देख सकते हैं। गांधी जी अपने राजनीतिक कैरियर को छोड़ करके दलितों को उठाने के लिए बहुत काम किया। फिर अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अम्बेडकर जी तो पूरा जीवन ही अपना दलितों को उठाने के लिए लगा दिया। एक बार संदर्भ बात करते हैं, जब साइमन कमीशन यहाँ पे आया था तो साइमन कमीशन के सामने अम्बेडकर जी अपने विचार को रखे थे। उसके बाद गांधी जी अम्बेडकर से कहते हैं, अम्बेडकर और गांधी का बातचीत चल रहा होता है, तो उसी में गांधी जी अम्बेडकर से कहते हैं कि आपने जो साइमन कमीशन सामने बात रखी है उससे लगता है कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं। अब अम्बेडकर जी गांधी जी से कहते हैं कि अगर मुझे अपना हित और देश का हित चुनने मिलेगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, लेकिन मुझे दलितों का हित और देश का हित चुनने का मिलेगा तो हम दलितों का हित को चुनेंगे। तो देखा जा सकता है कि दलितों के प्रति कितना समर्पण थे अम्बेडकर। और इसे हम लोग खराब संदर्भ में नहीं समझ सकते कि अम्बेडकर जी का सोच था, इसलिए उनका ऐसा सोच था क्योंकि वो जानते थे कि अगर यहाँ से अंग्रेज चले गए तो दलितों का जो स्थिति पहले था वही हो जाएगा। मतलब स्थिति ऐसा नरकीय हो जाएगा कि दो जन का रोटी के लिए भी उन्हें अपर कास्ट पे निर्भर रहना पड़ेगा। और जैसे पहले प्राचीन समय में होता था कि इन्हें कोई अधिकार नहीं था, फिर वही व्यवस्था लौट आएगा। इसलिए अम्बेडकर जी बहुत चिंतित रहते थे दलितों के लिए। फिर इसी में अगर आगे नाम देखें तो पेरियार हो गए, ज्योतिबा फूले हुए, इन्होंने भी दलितों के लिए काम किया है। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हुए। और आजादी के बाद देखते हैं जो 17 साल हुए इसमें दलितों के लिए कोई सुधार के काम हुए कि नहीं, तो जाहिर तौर पर देखें तो काफी ज्यादा सुधार हुए। नेहरू का भी नाम ले सकते हैं इसमें। जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम प्रधानमंत्री बने। और देखिए संविधान के लिए काफी ज्यादा प्रोविजन भी किया गया कि काफी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जिस तेजी से मतलब सुधार होना चाहिए तो उसका कमी लगता है कि अभी और सुधार की जरूरत है। जैसे अगर आप न्यूज देखते हैं तो समाचार में मालूम चलता है कि कोई अगर अछूत है और उसे शादी करना, घोड़ी पे चढ़ना है, तो अगर अपर कास्ट के गाँव में पहुंचा तो उसे घोड़ी से उतरना पड़ता है। तो देखिए क्या स्थिति है। और मतलब अब है कि पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है तो घोड़ी में बैठ के जा रहा है। कहीं व्यवस्था है कि कोई अनुसूचित जाति का आदमी है और किसी गांव में पहुंचा अपर कास्ट में तो अपने दोनों चप्पल को उठा के माथा पर रख के चलना है। रोटी बेटी का देखते संबंध नहीं है। अगर देखते कि कोई जो क्या बोलते हैं अछूत है और किसी दूसरा कास्ट से शादी करना चाहता है लड़की से तो ऑनर किलिंग का मामला बढ़ जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि अभी भी समस्या दो चार होनी पड़ रही है। तो जरूरी है कि सब समस्याओं को सुलझाया जाए, जल्दी से इसे निराकरण किया जाए और एक सही व्यवस्था की उन लोग ऐसे समानता के साथ आगे बढ़ सके। ये बहुत जरूरी है समाज के लिए। अब लौटते हैं भगत सिंह के पत्रों की ओर। यह पत्र भगत सिंह ने 2 जून 1928 को लिखा था। कीर्ति नामक पत्र विद्रोही नाम से प्रकाशित किया गया था। और इसमें भगत सिंह मतलब जिक्र करते कि जो 1923 का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था काकीनाडा में यानी हैदराबाद में, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना थे। वो सुझाव देते हैं, कहते हैं कि जो अछूत हैं यानी कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन्हें 2 समूह में बांट देना चाहिए, हिंदू में और मुस्लिम में। और जो मिशनरी संस्था है वहाँ पे उन्हें रखना चाहिए और वहाँ पे उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझा जा सकता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इसलिए अछूतों को अपने ओर शामिल करना चाहते थे इसलिए कि उनकी संख्या बढ़ सके। जैसे हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसमें विभाजन में जो जिन्ना का जो रोल था क्या कि मेरे जहाँ मुस्लिम आबादी है हमको क्षेत्र दिया जाए। तो अपनी आबादी इसलिए बढ़ाना चाहते थे कि जो हमारा जो मांग है धर्म के आधार पे वो हमारी और ज्यादा मजबूत हो पाए। तो इसलिए दलितों को अपनी ओर शामिल करना चाहते थे। ऐसा नहीं कि दलितों से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था। भगत सिंह आए कहते हैं कि हमारे देश में जैसे बुरे हालात हैं वह किसी दूसरे देश में नहीं है। यहाँ पे अजब अजब सवाल किए जाते हैं। एक सवाल अछूतों की समस्या का है और कहते हैं कि पूरे देश में 30 करोड़ जनसंख्या है देश की, 30 करोड़ में 6 करोड़ अछूत रहते हैं और वे अगर अछूत किसी को छू दें, स्पर्श कर दें तो अपने आप को यह समझता है कि मेरा धर्म नष्ट हो गया।
अगर ये अछूत किसी मंदिर में चले जाए तो उनसे देवतागण नाराज हो जाएंगे। अगर ये अछूत किसी कुएं से पानी भरने चले जाएंगे तो कुआं जो है अपवित्र हो जाएगा। तो कहते हैं 20वीं सदी में ये सवाल किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर भी शर्म आती है। अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो हम लोग अखबारों में देखते हैं कभी न्यूज चैनल पे या सोशल मीडिया पे कि कभी कहीं देश में किसी मंदिर में अनुसूचित जाति को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, उनको पूजा करने से रोका जा रहा है। तो व्यवस्था में भी चला आ रहा है और तुम लोग समझ सकते हैं कि कैसा व्यवस्था है। फिर भगत सिंह आगे पत्रों में कहते हैं कि हमारा देश जो है अध्यात्मवादी है। यहाँ पे क्या है कि लोगों को समझाया जाता है कि मानव कैसा व्यवहार होना चाहिए, लौकिक परलौकिक की बात किया जाता है, पूजा पाठ का बात किया जा रहा है। तो क्या है कि मानव को मानव नहीं समझ रहे हैं, एक मानव को जो अधिकार मिलना चाहिए वो दे नहीं रहे हैं और अपने से दूर कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है। फिर भगत सिंह से आगे बात करते हैं, यूरोप का बात करते हैं, कहते हैं जो भौतिकतावादी है, जो मतलब अध्यात्म से कम है, तो वह क्या है कि मानव को मानव समझ रहा है। अगर ऐसा कोई भेदभाव है तो उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन क्रांति की बात करते हैं, जो अगर फ्रांस की बात करें तो बंधुत्व भाईचारा समानता का जो हम लोग वहीं से अडॉप्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे नारा चल रहा है। और इनकलाब का बात चल रहा है। इनकलाब का मतलब है रिवॉल्यूशन, क्रांति से कि हमें जो पुरानी व्यवस्था है, किसी का शोषण हो रहा है और समानता पे कहीं वो बाधा उसको हटा करके हमें एक नई व्यवस्था की ओर चले। और उसी आधार पे क्या है कि वहाँ जितना तक डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म करने का बात हो रहा है, लेकिन भारत में अभी वो चल रहा है। फिर इसी में आगे बात रूस क्रांति के बारे में करते हैं और कहते हैं कि रूस में भी जो असमानता फैली उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठा दी है और वहाँ भी एक समानता के स्तर पर लाने के लिए प्रयास लोग कर रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं कि भगत सिंह लेनिन का विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जो रूस में क्रांति हुआ था तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। और भगत सिंह फिर आगे बात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ जो अध्यात्म का जो वजूद है, यहाँ एक बात लेकर छिड़ा हुआ है, क्या अछूतों को भी जनेऊ दे दिया जाएगा। अगर जनेऊ के बारे में बात करें तो इसे जो अपर कास्ट में खासकर ब्राह्मण वो पहनते हैं, दाएं कान में ऐसे लगा करके कमर तक बांधना पड़ता है। और कहा जाता है जनेऊ के बारे में कि 6 महीने तक पहनना, फिर है कि इसको चेंज कर देना, अगर कोई धागा बीच में टूट जाए तो भी बदल देना है। जन्म समय मृत्यु समय भी इसे, किसी घर में अगर जन्म हो रहा है मृत्यु तो इसे बदल देना है। इस तरह से बातें। और जैसे एक मूवी आया था मिस्टर एंड मिस अंडरस्टैंडिंग, लंदन में बना हुआ, तो वो इंडिया में बैन है, लेकिन है कि इस मूवी में एक मतलब थोड़ा सा क्लिप दिखाया जाता है कि लड़का के साथ गर्लफ्रेंड या वाइफ रहती है तो दोनों आपस में बात करते हैं। और जैसे लड़का जेन्यू को पहनता है या पकड़े हुए रहता है, तो लड़की बोलती है कि तुम लोग बहुत धार्मिक लोग हैं जो इसको पहना हुआ है ऐसा। तो लड़का बोलता है कि इंडिया में सब लोग नहीं पहनते हैं इसको, हम लोग को कुछ अधिकार है, मतलब हम लोग इसलिए पहनते हैं। तो बोलती है तुम लोग पहना मतलब क्यों, इसलिए कि हम लोग बाई सुपीरियर है बाई बर्थ। तो बोलते सुपीरियर है मतलब क्या, तुम लोगों ने अपने देश के लिए क्या बनाया, कंप्यूटर बनाया है, कार बनाया, बहुत सारा सामान गिराती है, फ्रिज बनाया, क्या किया। तो बोलता हम लोग कुछ बनाया नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी बाई सुपीरियर बर्थ हैं, चूंकि मनुस्मृति में कहा गया है। और फिर वही लड़की बोलती है कि और जो 97% देश की जनसंख्या वो क्या है, वो सुपीरियर नहीं है। लड़का बोलता नहीं सुपीरियर लोग नहीं, हम लोग सिर्फ सुपीरियर हैं। तो मूवी को देखिएगा, कहीं ना कहीं का सोर्स जरूर मिल जाएगा। फिर इसी में अगर आगे बात करें तो कहा जा रहा है कि क्या अछूतों को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि उन्हें पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। और इसमें भगत सिंह कहते हैं कि हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा व्यवहार नहीं होता, जो अंग्रेजी शासन है हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करती, लेकिन क्या हम इसके लायक हैं क्या, हम सवाल पूछने खुद लायक काबिल हैं। पहले सिंध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मोहम्मद ने, जो बम्बई काउंसिल के सदस्य हैं, इस विषय पर 1926 में खूब कहा, यदि हिंदू समाज अन्य मनुष्यों को, साथी प्राणियों को पब्लिक स्कूलों में जाने की अनुमति देने से इनकार करता है और यदि स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष इस सदन में इतने लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अपने साथियों और भाइयों को पीने के लिए पानी का प्राथमिक मानव अधिकार देने से इनकार करते हैं, उन्हें नौकरशाही से और अधिक मांगने का क्या अधिकार है। इससे पहले कि हम दूसरे देश से आने वाले लोगों पर आरोप लगाएं, हमें यह देखना चाहिए कि हम खुद अपने लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। हम अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग कैसे कर सकते हैं जब हम स्वयं मानव के प्राथमिक अधिकारों से इनकार करते हैं। फिर आगे इसमें कहा जाता है भगत सिंह कि वह जो बात कर रहे हैं कितना सही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि क्योंकि वह एक मुस्लिम बात कर रहे हैं इसलिए मतलब लोग कहेंगे, हिंदू कहेंगे कि देखो वह ऐसी बात करके अछूतों को अपनी ओर शामिल करना चाहता है। फिर भगत सिंह आगे कहते हैं कि जब तुम मतलब किसी आदमी को, किसी कास्ट को अपने ऐसा उसे व्यवहार करोगे, उसे मानव से भी खराब स्थिति में रखोगे, तो जाहिर तौर पे वो दूसरे धर्म में चले जाएंगे जहाँ पे उन्हें अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें झारखंड का, झारखंड में क्या है कि वहाँ के ट्राइबल हैं, बहुत लोग ईसाई धर्म को अपना लिया और देखते हैं कि उनके लिए व्यवस्था भी किया गया। जैसे वह स्कूल जाते हैं तो उनके लिए फीस कम है
अगर मान लीजिए कोई ड्रेस कोड लागू है कि पैर में जूता पहनना है, और तो जरूरी नहीं कि उनके लिए जूता चप्पल पहन के भी जा सकते हैं। ऐसी सुविधा हम देखते हैं कि मिल रहा है। तो अगर है कि उनको सुविधा मिलेगा तो जरूर दूसरे धर्म में चले जाएंगे। तो एक बात यहाँ पर भगत सिंह का बिल्कुल सही है कि यहाँ पर किसी साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो अमानवीय हो, उनको आप मानव नहीं समझ रहे, जानवर से भी खराब स्थिति में रखे हुए हैं। तो उनको अगर कहीं मौका मिलेगा कि लगे कि हाँ यहाँ मेरा जीवन बेहतर हो सकता है, तो जाहिर तौर पर चले जाएंगे। फिर आगे पत्रों में अपने जिक्र करते हैं कि जो कुत्ता है वो हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारे किचन में बेरोक टोक घूम सकता है, लेकिन कोई अछूत है वो हमें स्पर्श कर दे तो हम समझते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हम अपवित्र हो गए। इस तरह से हमारी सोच है। फिर वो मदन मोहन मालवीय के बारे में जिक्र करते हैं, जिसे हम जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी का बहुत योगदान है बीएचयू की स्थापना में और भी सामाजिक कार्यों में। तो कहते हैं कि जो मदन मोहन मालवीय है वह अछूतों के हित ऐसी मानते हैं कि हम हैं, और उनके लिए वो कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, और जो मेहतर है उसके हाथों से अपने गले में फूलों की माला डलवाते हैं। लेकिन फिर क्या कि जब वो नहाने जाते हैं मदन मोहन मालवीय तो कपड़ा सहित नहाते हैं, और जब तक कपड़ा सहित नहीं नहाते अपने को समझते कि हम अपवित्र हो गए हैं। तो ऐसी उनकी सोच है, ये सिर्फ दिखावापन है। फिर इसी में आगे भगत सिंह कहते हैं कि जो अछूत हो गए वो जो निम्न स्तर का काम करते हैं, जैसे निम्न स्तर समझ सकते हैं कि माने कचरा ढोने का काम हो गया, नाली साफ करने का काम हो गया, बाथरूम साफ करने का काम हो गया। तो ये जो काम करे बहुत उपकार का काम करे, लोगों को मतलब सफाई रखने में बहुत मदद कर रहे हैं, और हम इसके बदले क्या कर रहे हैं कि उन्हें और सम्मान नहीं दे रहे हैं, उन्हें दुत्कार रहे हैं। और फिर इसी में आगे कहते हैं कि जैसे हम जो भगवान है, भगवान को इसलिए बनाया गया कि वह लोग कोई भी जाके पूजा कर सके, अपना जो उसका इच्छा है वो मांग सके। लेकिन क्या क्या अछूतों के वहां भी जाने से रोके हुए हैं। हम जो ये ऐसा उनके खिलाफ जो भेदभाव कर रहे हैं, तो हम किस आधार पे मतलब बराबरी का मांग करते हैं अंग्रेजों से और उन लोगों से, हम खुद उसके लायक नहीं है। फिर कहते हैं कि हम उन्हें दूध काटते हैं, पशुओं को हम पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें इंसान को हमारे पास बैठा नहीं सकते हैं। इसमें फिर आगे जिक्र किया गया है, कहा गया कि अंग्रेजों से अधिक अधिकारों की मांग के लिए लोग अपनी कौम की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे मुसलमान है, अछूतों के अपनी ओर शामिल करके उन्हें बराबरी का अधिकार दे रहा है। इससे हिंदुओं के अहम को चोट पहुंच रही है और वो भी मतलब प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, कुछ अधिकार दे रहे हैं अछूतों को। सिख भी है कि अछूत को अपनी ओर शामिल करने में लगे हुए हैं, और ईसाई तो है अपना शांत रूप से काम कर ही रहा हो, धर्म परिवर्तन करा ही रहा हो, लोगों को अधिकार दे रहा है। तो इस तरह से देखा जाए कि एक अजीब सा माहौल चल गया। लेकिन इसमें सबसे अच्छा बात क्या है कि जो अछूतों की समस्याएं हैं वो जो देश में मतलब उनकी स्थिति दयनीय है उसको सुधार देखने को मिल रहा है। तो भगत सिंह से पॉजिटिव वे लेते हैं कि चलो कम से कम अच्छा हो रहा है कि इनकी स्थिति सुधर रही है। भगत सिंह कहते हैं कि एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का निदान क्या है। तो कहते हैं कि इसका जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले निर्णय करना चाहिए कि सब इंसान एक समान है, तथा जन्म से न तो कोई भिन्न है और न ही कोई कार्य से। और मतलब कोई अगर गरीब आदमी मेहता घर पैदा हुआ है तो वो जीवन भर मैला साफ करेगा और दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ये सब बातें फिजूल है। और कहते हैं कि हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ बहुत अन्यायपूर्ण काम किया है और उन्हें नीच कहकर दुत्कार किया, नीम कोटि के कार्य करवाए हैं। और मतलब ऐसा लगा कि लोग अब विद्रोह कर देंगे, तो इन्हें क्या कि जन्म मरण के पाठ पढ़ा करके फंसा दिया गया और इन्होंने उसको चुपचाप दिन मतलब सह लिया, गुजारा भी इस चीज को है। उन्हें धैर्य का उपदेश दे करके लंबे समय तक शांत करा दिया गया, लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया है मतलब कहते हैं। और कहते हैं कि मानव के भीतर मानवीयता को समाप्त कर दिया गया है, बहुत दमन और अन्याय किया गया और आज इसका प्रायश्चित करने का दिन है। इसी में आगे बात करते हैं कि एक और दूसरी गड़बड़ी हो गई है, या कि जो मतलब आवश्यक श्रम के लोग काम करते हैं उन्हें हमने सही सम्मान नहीं दिए हैं। यानी कि जो जुलाहा कपड़ा बुनता है उसे भी हम अछूत कर रहे हैं, जो कहार यूपी का उसे भी हम अछूत कर रहे हैं। तो ये मतलब जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। इससे एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि विकास में बाधा आ रही है। जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी देखिए तो समस्या है, यानी कोई मजदूर है तो उसका देखिए श्रम के बदले कितना कम मजदूरी मिलता है। और फिर जैसे हमारे घर के पास ही देखिए कोई कचरा उठाने के लिए आ रहा है, नाली साफ करने के लिए, बाथरूम साफ, तो उसका मजदूरी कितना कम है, मतलब इतना कम है बेचारा कि वो अपने न्यूनतम आवश्यकता का भी सही से पूरा नहीं कर पा रहा है। और ये देखा जाए तो समस्या जो वर्तमान का है सही नहीं है, इसलिए कि क्या कि अभी मतलब लोगों को एक सम्मानजनक जिंदगी चाहिए था और इतना तो होना चाहिए था कि अपने बच्चों को पढ़ाई सही से करा पाए। और अगर सब लोग एजुकेटेड रहेंगे, अपने हेल्थ सही से रखेंगे, जीवन सही रहेगा, तो जाहिर तौर पर अगर देखें तो स्वस्थ समाज होगा और वह मतलब इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अभी भी एक ये बाधा समझा जा सकता है। और भगत सिंह का संदर्भ इसी में मतलब बात कहा जा रहा है। इन सब बातों को सामने रखते हुए कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम उन्हें अछूत ना कहें, अछूत ना समझें और समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर इसी में कहते हैं कि जो कांग्रेस नौजवान सभा है इस मामले में काफी अच्छा काम किया है। और जैसे देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो गया, बाल गंगाधर तिलक ने रैली में अच्छा काम किया था। और फिर इसी में कहते हैं कि अगर कोई भी धर्म के लोग हैं अछूतों को अपनी ओर शामिल कर रहे हैं तो मतलब ये ना कहिए कि आप कलमा पढ़िए, आपका शुद्धिकरण होगा तब शामिल कर, उन्हें बिना किसी कंडीशन के अपने पास रखिए, पानी पिलाइए, साथ में खाना खाइए, तब सही रहेगा।
ऐसा नहीं कि हम उन्हें शामिल कर रहे हैं, व्यवहारिक स्तर पे कोई अधिकार नहीं दे रहे, तो ये सही नहीं है। जब गांव में मजदूर प्रसाद शुरू हुआ, जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने किसानों को भड़काना शुरू कर दिया और इतना कहा कि जो चमार भंगी है तुम्हारे साथ शामिल होंगे, तुम्हारा रोजगार छीन जाएगा, तुम्हारे धंधे कम हो जाएगा, ऑप्शन कम हो जाएंगे, तो इतना ही से भड़क गए। लेकिन इन किसानों को मतलब समझना होगा कि जो अछूत है इन्हें अगर काम करने नहीं दिया जाएगा तो इनकी स्थिति खराब ही रहेगी, और इन्हें जो नीच कमीन समझते हैं, अपने जूते के नीचे रखते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। जैसे हम बात करते हैं कि उसमें बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे मजदूरों के पक्ष में, और जैसे 1919 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन भी हो गया था, और एक वर्ड है कमीन वर्ड आ रहा, नीच कमीन। तो कमीन का मतलब समझ सकते हैं कि जो सेवा देने वाला हो उसे कहते हैं। जैसे कस्टमर है, कोई गया दुकान में तो जो कपड़ा दिखा रहा बेचने वाला वो कमीन हो गया। जैसे ये अछूत हो गया, क्या करते हैं, भी कस्टमर को सेवा ही देते, तो इन्हें मतलब काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या कि मौका नहीं मिल रहा तो इनका उद्धार भी संभव नहीं है। एक चीज अक्सर कहा जाता है कि जो अछूत हैं वो काफी गंदे रहते हैं, लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि इसका मेन कारण गरीबी है, गरीबी का इलाज करो। जो स्वर्णों में गरीब रहते हैं वो भी ज्यादा गंदे रहते हैं, और जो माताएं हैं अपने बच्चे का मैला साफ करती हैं तो इससे वो मेहतर या अछूत नहीं हो जाती। और सही बात है, हम देखते हैं कि महिलाएं जो किसी भी कास्ट में देखिए, किसी भी धर्म में, तो अपने बच्चे का मैला साफ करती हैं और वो इस कारण से अछूत नहीं कहलाती हैं। इसमें आगे बात कहा जा रहा है कि जो अछूत हुए उनमें एक मतलब चाहिए कि अपना खुद का एक संगठन बनाए, और संगठन आके अपनी जो मांग है उसको प्रमुखता से रखे, इसलिए उनकी आबादी काफी ज्यादा है। अछूतों की संख्या मुसलमानों की संख्या समान होने के कारण जो अधिकार मुसलमान मांग रहे हैं वही अछूत ही मानते हैं, तो इसे काफी पॉजिटिव वे में देखते हैं, कहते हैं कि एक अच्छा संकेत है। और फिर कहते हैं कि जो काउंसिल में बैठे हुए हैं, लेजिस्लेटिव या सेंट्रल काउंसिल, उन लोगों को चाहिए कि अछूतों के लिए काम करें। मतलब कि अछूतों के लिए स्कूल में एडमिशन कराएं, तालाब पे पानी पिलाने का अधिकार देना है, कुआं पे चला के पानी भरने का अधिकार देना है, रास्ते पे चलने का अधिकार देना, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार देना, इस तरह से बात करते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए इतना आसान नहीं, हिम्मत कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं, इसलिए कि कुछ दिन पहले ही बाल विवाह पे कानून आ गया था, इसलिए लोग खुल के विरोध किया मजहब के नाम पर, तो इतना आसान नहीं लोग लिए। और इसमें हम देखते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर जी हुए उन्होंने अछूतों के लिए काफी काम किया है, उनके अधिकार के लिए, जैसे मंदिर में प्रवेश दिलाने का आंदोलन चलाना हो या तालाब पर जाके पानी पिलाने का आंदोलन चलाना हो। भगत सिंह कहते हैं इसलिए हम मानते हैं कि उनका अपना खुद का जनप्रतिनिधि होना चाहिए अपने अधिकार की मांग के लिए, और कहते हैं कि उठो अछूतो भाइयों, तुम ही असली मतलब जनसेवक हो, अपना इतिहास देखो, तुम ही गुरु गोविंद सिंह के असली शक्ति थे, तुम ही शिवाजी के असली शक्ति थे, जो तुम्हारे उनके अगर नाम है इतिहास में, तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान, स्वर्ण अक्षर में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, और तुम है कि अब ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हारा जो काम है, जो नित्य प्रतिदिन जो काम करते हो, लोगों को सुख सुविधा तुम वृद्धि करते हो, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या कि हम लोग समझते नहीं उस चीज को। भगत सिंह एक लैंड एलिएशन एक्ट की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि यह ऐसा व्यवस्था है कि जिसमें अछूतों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया, तो कहते हैं कि इस व्यवस्था को तोड़ो, तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो, संगठित हो जाओ, और अपने अधिकार की नहीं मांगोगे, किसी से तुम उम्मीद करो कि मिल जाएगा, तो ये सही नहीं है। और ऐसे भी है कि जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, अर्थात संगठनबद्ध हो जाओ, अपना संगठन बनाओ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ और पूरे समाज को चुनौती डालो, तब देखना कोई भी तुम्हारे अधिकार देने से मतलब इनकार नहीं कर पाएगा, उसे कोई जरूरत नहीं कर पाएगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, तुम दूसरे की ओर मुंह न ताको, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि तुम नौकरशाहों के झांसे मत आना, वो तुम्हारा कोई भला नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। और एक नौकरशाह का बात करें तो जैसे देखते हैं कि नौकरशाह सरकार के अधीन काम करती है, सरकार चाहती है, सरकार चाहती है इन लोगों को अधिकार नहीं देना है तो नहीं देगी, सरकार चाहेगी अधिकार देना तो देना। जैसे अभी का सिस्टम समझेगा कि कैसा है ब्यूरोक्रेसी का, तो वो सिस्टम जो अंग्रेज समय था उसे वो सही चला रहा है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ काम करने का तरीका में। अभी जैसे देखिए कोविड-19 में कितना ज्यादा डेथ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल डेटा उसको छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है, सरकार चाह रही है, तो ब्यूरोक्रेसी वो सही काम कर रही है। फिर इसी में कहता है कि यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है, इसलिए तुम उसके साथ कभी ना मिलना, उसकी चालों से बचना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ही असली सर्वहारा हो, मतलब तुम ही असली मेहनत करने वाला हो। लोग अगर जिंदगी ऐसो आराम से जी रहे हैं पूंजीपति लोग, तो तुम्हारी मेहनत के बदौलत ही जी रहे हैं। संगठनबद्ध हो जाओ, इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, गुलामी की जंजीरें कट जाएगी, जो तुम्हारी स्थिति है उससे तुम बाहर आ जाओगे। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध क्या बगावत खड़ी कर दो, एक आंदोलन ऐसा लो, क्रांति ऐसा लो कि सबको जो व्यवस्था वो खत्म हो जाए और तुम्हारे लिए स्थितियां अनुकूल बन जाए। और धीरे धीरे सुधारों से कुछ होने वाला नहीं, जो सुधार धीरे धीरे से क्या कि तुम्हारे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो, राजनीतिक और आर्थिक आधार के लिए अपना जो अधिकार से लड़ो, उसको मांगो मत। और कहते हैं कि इसलिए तुम कमर कस लो, तुम ही देश के असली मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो, अपनी शक्ति को पहचानो, सोए हुए शेर उठो और बगावत खड़ी कर दो। देखिए भगत सिंह कितनी बड़ी बात कहते हैं कि अछूतों का जो समस्या है उससे अगर बाहर आना तुमको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, और दूसरा के लिए तुम भरोसे नहीं बैठ सकते हो। इसके लिए तुम क्या है कि
जागरूक होना पड़ेगा, प्लस संगठन बनाना पड़ेगा। यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस मतलब मैकेनिज्म को भगत सिंह भी यहाँ पे दोहराते हैं और कहते हैं कि ऐसा मतलब करके ही हम कोई बदलाव ला सकते हैं और समाज स्तर पे अपने अनुकूल परिस्थितियों को ला सकते हैं। और खासकर ऐसी स्थिति में जब हर कोई मतलब ये चाह रहा हो कि हम वैसा अधिकार हमें ना दे, तो बहुत जरूरी है कि इस विचारधारा को समझे भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह अपने लेख पत्रों में क्या जिक्र कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पत्र समझ में आया होगा। और वीडियो को यही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।